Okay, am I audible now? Let me check. ठीक है, चलिए अभी कनेक्शन स्टेबल हो जाएगा। ओके ठीक है, तो एक एक अच्छा 11th क्लास में मैं तो खैर फिजिक्स पढ़ाता, तो फिजिक्स से रिलेटेड बात करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है, खासतौर पे जेईई के लिए भी, और बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है। और अब जो आप चैप्टर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि शुरू में कुछ चैप्टर्स में मैकेनिक्स जो 11th क्लास की चीजें थी वो अभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, जैसे कि कैलकुलस वाला पार्ट। अच्छा, आप मैथ्स की स्टूडेंट है तो मैथ्स वालों को तो और ज्यादा मजबूती से फिजिक्स पकड़ के रखेगा, और मैथ्स के स्टूडेंट को मजा भी आती है, क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट तो मैथ्स पढ़ेगा ही ना, तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता। बायो वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। ओके, तो बहुत सारे चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे, डेली लाइफ से मिलते जुलते लगेंगे। और आप जब 12th क्लास में सेकंड पार्ट में पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ही नई चीजें मिलेंगी, और वो चीजें जो आप मॉडर्न फिजिक्स नाम से जानी जाती है, जो आपके आसपास दिखाई देती है। तो अभी हम 12th क्लास में फिजिक्स में, अच्छा फिजिक्स की अभी एक भी क्लास हुई क्या आपकी? आशु सर ने? यस सर, होगी है। ओके, तो सर ने आई थिंक ऑप्टिक्स से स्टार्ट किया होगा। यस सर। ठीक है, तो सर ने पार्ट 2 वाला बुक स्टार्ट किया था जिसमें ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स, वो चलता रहेगा। और इधर मैं स्टार्ट करूंगा पार्ट 1 वाली किताब। तो अगर आपने फिजिक्स की किताब खोल के देखा होगा तो पार्ट 1 में पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक करके। तो आज हम उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, बहुत ही मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग है। और मतलब आपको लगेगा कि यार 11th क्लास में जो चीजें पढ़ी थी वो कहीं ना कहीं काम आ रही है, and you will enjoy those things। उसमें कुछ वेक्टर, कुछ कैलकुलस, इन चीजों का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, जो टाइम पे टाइम हम उसको रिवाइज करते रहेंगे। तो क्लास स्टार्ट किया, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू। ठीक है, तो स्क्रीन विजिबल है क्या सभी को? इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, तो देखिए मैं पूरा, आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, पहले मैं आपको पूरे फिजिक्स 12th क्लास में जो पार्ट मैं कवर करूंगा, या जो है सर ने भी उसका इंट्रोडक्शन दिया होगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, और जो चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, और जो आज टॉपिक मैं उठाऊंगा वो है चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। खैर ये तो बात की बात है, पहले हम देखते हैं 12th क्लास की फिजिक्स में क्या था। तो 12th क्लास की फिजिक्स में आप देखेंगे एप्लीकेशन बेस्ड, तो 12th वाली क्लास की फिजिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो 12th फिजिक्स में आप ब्रॉडली इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ब्रॉडली अगर देखें तो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और ये पूरा एनसीईआरटी का बुक 1 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आप ये कह सकते हैं कि आपके 12th क्लास के फिजिक्स का 50 to 60% वेटेज ये टॉपिक लेगा, एक यूनिट। दूसरा होता है ऑप्टिक्स, जो आपके आशु सर ने स्टार्ट कर दिया है, और इसमें 2 पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं सर ने बताया होगा जी? आवाज मेरी प्रॉपर नहीं पहुंच रही क्या? बताइए सर। सब क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही? सभी को क्लियर आ रही ना? थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाओ यार। ओके वेदांत, सभी लोग? इतने 20 दिन का गैप है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम गैप बना लें एक दूसरे में। एक रे ऑप्टिक्स करके होगा, दूसरा वे ऑप्टिक्स करके। लैग कर रहा है वॉइस? अच्छा, लेट मी सी यार क्या मसला है। सभी को वॉइस लैग कर रहा है या सिर्फ कुछ ही लोगों को कर रहा है? सर हमें तो क्लियर आ रही है। अच्छा ओके, एक बार जरा हैंड रेज कर दे किसको जो क्लियर आ रही है वॉइस, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग द वॉइस क्लियरली। ओके, 1 2, ठीक है, वेरी गुड। चलिए मेजॉरिटी को क्लियर आ रही है। ओके ठीक है, तो देखिए रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। अब एक जो ये वेव ऑप्टिक्स है ना, ये कोई नई चीज नहीं होगी। जो आपने 11th क्लास में लास्ट में एसएचएम और वेव्स पढ़ा था ना, ये उसी का एक्सटेंशन होगा। आप देखेंगे कि जब सर वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे या आप खुद भी पढ़ना शुरू करेंगे, तो जब तक आप वेव्स 11th क्लास का रिवाइज नहीं करेंगे वेव ऑप्टिक्स समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। और थर्ड पार्ट जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, ये बहुत ही स्कोरिंग होता है। मेरी बात अभी से सुन लेना, बहुत ही स्कोरिंग होता है, बहुत आसान होता है, बहुत कम टाइम टेकिंग होता है। लेकिन स्टूडेंट एक गलती करता है कि इस वाले पार्ट को ध्यान नहीं देता, क्योंकि लास्ट में आता है वो इसको हल्के में लेता है, और हल्के में लेते लेते खुद हल्का हो जाता है। तो इस पार्ट को भी वेटेज दिया जाना चाहिए, सो दैट यू कैन स्कोर मोर। मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस करके एक यूनिट आपका बनेगा लास्ट में, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, ये 3 पार्ट में होगी।
तो ये वाला आपका बुक 1 हो जाएगा और ये 2 पार्ट बुक 2 में रहेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और आप तो जेई की स्टूडेंट, आपको तो बहुत सारी और भी किताबें पढ़नी होंगी, अगर जेई एडवांस निकालना है तो, जेई मेंस भी निकालना है तो भी। तो जैसे रेसनिक हॉलिडे, एचसी वर्मा की एक नई किताब आई है, देखा है क्या आप लोगों ने? देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी किताब है। तो ये वाली किताब कितने लोगों ने देखी हुई है? एचसी वर्मा पार्ट 2 नो सर। नहीं देखिए। दिस इज अ वेरी गुड बुक एंड वेरी इंपॉर्टेंट बुक, और बहुत शॉर्ट में, देखिए कितने पतले में पूरे 12th क्लास को निपटा दिया, और 11 का भी कुछ पार्ट इसमें। एक नई बुक अभी इन्होंने लिखी है, ये बहुत पुरानी किताब है, 25 साल 30 साल से किताब। यू शुड यूज दिस बुक, मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये किताब यूज करने के लिए। एचसी वर्मा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, बहुत सारे लोगों ने। अभी इन्होंने एक नई किताब लिखी है, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बिल्कुल अभी मैंने अभी 10 दिन पहले ये ऑथर ने बुक को रिलीज किया, तो मैंने अभी ऑर्डर किया था 10-15 दिन पहले, बिल्कुल अभी ये बुक नई लॉन्च हुई है। तो ये आपको मतलब एनसीईआरटी के अलावा आपको और भी किताबों की जरूरत पड़ेगी। अभी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइम है पढ़ने के लिए, और बहुत ढंग से पढ़ेंगे, और सीधा एम जेई एडवांस का होगा, उससे नीचे हम बात नहीं करेंगे। यू हैव टू पुट एफर्ट एंड आई हैव टू पुट एफर्ट। तो एनसीईआरटी होगी, रेसनिक हॉलिडे करके किताब होती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। और भी किताबें मार्केट में, बीएम शर्मा करके जेई एडवांस की किताब आती है, आप इस बुक को भी देख सकते हैं। डीसी पांडे एक इस तरह की किताब करके आती है, ठीक है। जैसे ये देखेंगे आप, रे ऑप्टिक्स करके बीएम शर्मा की। तो कई सारी किताबें आती हैं जो जेई के स्टूडेंट को, जो जेई का सपना देख रहा है, उसको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ता भी है। और एचसी वर्मा, फिर प्लस आपको कोचिंग के मॉड्यूल मिलेंगे, टीचर से गाइडेंस मिलेगा, जिसके थ्रू आप चीजों को रेगुलरली करते रहेंगे। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके भी एक किताब आती है। तो किताबें आपको लिखने में बहुत सारी लग रही, लेकिन धीरे धीरे वो कंसाइज होती रहेंगी। तो चलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ पहले चैप्टर के बारे में, जो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कोई स्टूडेंट कुछ पे कुछ बताना चाहेगा कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या होता है? किसी को कोई आइडिया? जो पहला, इसके अंदर 5 यूनिट्स होंगे, 5 यूनिट से मिला हुआ टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इसके अंदर होंगे 4 यूनिट्स, और इसके अंदर है 2 यूनिट्स, ठीक है। तो कोई कुछ आइडिया देना चाहेगा? जो मैं पहला पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर 5 यूनिट्स हैं, उसके बारे में एनी कमेंट? कुछ भी सर, ये क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? नाम आपको बता रहा है इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी। 10th क्लास में आपने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में कुछ पढ़ा था क्या? बोलो भाई, सन्नाटा बहुत है आगे। 10th क्लास में आपने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में कुछ पढ़ा था? यस सर। ओके ठीक। तो अब आप उसी को आप डिटेल में पढ़ने जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी इलेक्ट्रिसिटी पर प्लस मैग्नेटिज्म। तो इसके अंदर 5 यूनिट होंगे। देखिए पहला यूनिट हम पढ़ेंगे, जो आज मैं स्टार्ट करूंगा, वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। 10th क्लास में करंट पढ़ा था आपने? यस सर। बोलो ना, 10th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था। व्हाट इज करंट? फ्लो ऑफ चार्जेस या मूविंग चार्जेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या देखेंगे? चार्ज के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। इसमें चार्जेस जो होंगे रेस्ट पे होंगे, और रेस्ट पे रख के चार्जेस की जो भी प्रॉपर्टीज होंगे आप उसको पढ़ेंगे। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी चार्जेस का हो जाएगा मूविंग, हो जाएगा मोशन में, चार्ज आपका मोशन में हो जाएगा। और फिर आप तीसरा पार्ट पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद, मैग्नेटिज्म। क्योंकि करंट जब फ्लो करने लगता है, चार्ज जब मूव करने लगता है, तो मैग्नेटिज्म 10th क्लास में आपको याद है? 10th क्लास में आपने करंट फ्लो कराया था, एक्सपेरिमेंट किया था। तो चार्ज मूव करने से करंट होता है, करंट से फिर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। तो उसको आप पढ़ेंगे। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म। आप इसको थोड़ा सा लिखते रहे ताकि आपको आइडिया होता है। बाकी हम तो स्टार्ट करेंगे। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, कि वो मैग्नेटिज्म तो मूविंग चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होगा। और तीसरा पार्ट आप पढ़ेंगे इसका, कि मैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी कौन कौन से मटेरियल जो मैग्नेटिज्म शो करते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एक आइडिया लेते हुए चलते हैं जरा बस। और उसके बाद आप एक छोटा सा चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आप ये समझिए कि आज तक कोई एग्जाम हुआ नहीं जो इस पे इसके क्वेश्चन के बिना कंप्लीट हो गया, चाहे वो नीट की बात हो चाहे जेईई की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर आप 5वां पार्ट इसका पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, एसी।
जो 10th क्लास में आप बस एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, जैसे घरों में एसी सप्लाई आती है, अल्टरनेटिंग करंट, इसको शॉर्ट में एसी बोलेंगे, इसको शॉर्ट में हम ईएमआई बोले करेंगे, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और 6 बोल सकते हैं, एक छोटा सा यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आप देखें ना, हमने जो जो नाम सुने थे भाई, ईएम वेव का नाम सुना, वो पूरा का पूरा एक चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको शॉर्ट में ईएमडब्ल्यू या ईएम वेव्स करके बोला जाता है। ओके, तो ये 5-6 यूनिट हम पढ़ेंगे, बुक 1 है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, और ये सारी की सारे चैप्टर बेस्ड होंगे एक चीज पे, जिसका नाम क्या है, चार्ज। नीरज आप जरा म्यूट कर लें, बैकग्राउंड से वॉइस आ रही। ठीक है, चार्ज से रिलेटेड ये 5-6 यूनिट है जो आप पढ़ेंगे। तो चार्ज इज गोइंग टू बी योर मोस्ट फंडामेंटल थिंग फॉर योर क्लास 12 फिजिक्स। ओके, ठीक है, तो आगे चला जाए, स्टार्ट करें अपना चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यस सर। ठीक है, तो आपको इतना तो अंदाजा हो गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में जो चार्ज होगा वो रुका होगा, उसके बारे में सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और धीरे धीरे हम क्या धीरे धीरे सारी चीजों को हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मींस चार्ज, स्टैटिक्स मींस रुका हुआ, यानी रुका हुआ चार्ज। ये पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, इसमें चार्ज क्या होगा, एड्रेस पे होगा। तो अब देख, मैं आपसे चार्ज बार बार बोल रहा हूँ, आपने 10th क्लास में भी इस वर्ड को सुना है, थोड़ा सा मुझे बता दें कि व्हाट इज चार्ज, व्हाट डू, आपके दिमाग में क्या आता है जब आपसे चार्ज बोलते हैं। आप जानते होंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज, है ना, ये सारी चीजें आप जानते हैं। चार्ज की यूनिट क्या होती है, लेट मी जस्ट टेल मी व्हाट यू मीन, दिमाग में क्या आता है जब चार्ज नाम सुनते हैं, या आप मुझे कुछ ऐसे अपने आसपास कुछ फिनोमेना बता सकते हैं जो चार्ज की बुनियाद पे होते हैं। देखिए, इंटरेक्ट करिए वरना क्लास बोरिंग हो जाएगी। ओके, वेदांत कह रहे हैं चार्ज की यूनिट कूलम्ब होती है। बिल्कुल, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि हर फिजिकल क्वांटिटी को नापने का यूनिट होता है। जैसे मास को किलोग्राम में नापते हैं, लेंथ को मीटर में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं, उसी तरह चार्ज एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको कूलम्ब में नापा जाता है। क्या होता है चार्ज, आप मुझे एक दो फिनोमेना बताएं जो चार्ज की वजह से आपके आसपास होता है और आप उसको देखते हैं। फिनोमेना जल्दी बताएं भाई, इंटरेक्ट करें, बोरिंग मत बताएं क्लास। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो तो करंट हो गया। मुझे बताइए कुछ आसपास देखा कभी चार्ज की बुनियाद पे, अपने कमरे में आप देख के बताइए कोई ऐसा फिनोमेना जिसकी बुनियाद चार्ज हो। क्रैकिंग साउंड ऑफ वूलन क्लॉथ, वेरी गुड, माशाल्लाह, ग्रेट। क्रैकिंग साउंड ऑफ वूलन क्लॉथ, बिल्कुल सही। कभी कभी हम सर्दियों में कपड़े उतारने लगते हैं, चटक चटक सी आवाज आती है, उसकी वजह चार्ज होती है, बिल्कुल सही। और कोई फिनोमेना, अंश चौहान ने बात बताई, एनी अदर फिनोमेना जो चार्ज की बुनियाद पे होती हो। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो वेदांत चैप्टर का नाम ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको मैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, यानी रुका हुआ चार्ज। फिनोमेना पूछ रहा हूँ, जैसे अंशु ने बोला, अंश ने कि सर क्रैकिंग साउंड ऑफ वूलन क्लॉथ, जब सर्दियों में कभी अपने वूलन कपड़े ऊपर नीचे करते हैं हम लोग, उतारते हैं, तो रबिंग होती है, रबिंग से एक चिटक सी चिंगारी सी आवाज आती है, क्रैकिंग साउंड जिसको बोलते हैं। एनी अदर फिनोमेना, यार इतने सारे स्टूडेंट्स हो, बस कहाँ जा रहे हो बताओ ना। ओके, क्या हुआ, डिम्पल, दीपल, कोई फिनोमेना नहीं देखा? बिजली चमकते हुए देखा है, लाइटनिंग देखी है आसमान में? यस सर। ठीक है, एकदम सोए हुए लग रहे हैं आप लोग यार। 12th क्लास में तो और एनर्जेटिक रहना है, बेड में सो के देख रहे हो क्या क्लास? नो सर। है ना, कभी कभी कैमरा ऑन हो जाता है तो दिखता है कोई लड़का जो है बेड पे सोया हुआ है, कभी माइक ऑन होता है तो बाजार से आवाज आ रही है, कोई म्यूजिक की आवाज आ रही है। खैर, अपनी अपनी मर्जी है, हर इंसान अपना अपना अथॉरिटी रखता है, लेकिन उसका अंजाम भी वो देखेगा जो आप इनपुट देते हैं। खैर, तो बिजली का चमकना एक फिनोमेना है जो कि बेस होता है चार्जेस पे। पंखा है आपके कमरे में, पंखा चल रहा है ना, कूलर भी चल रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जल रहा है, ये सारे किस पे बेस्ड है? चार्जेस पे। चार्ज, ये सारी चीजों, मतलब चार्ज इतना फंडामेंटल चीज है कि चार्ज में पंखा वंखा सब चीजें चार्ज की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। कैसे बेस्ड है हम उसको देखेंगे। ओके, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो फ्लो हमारे, मैं वो बोल रहा हूँ, ये माइक के जरिए सिग्नल आप तक पहुंच रही है, आप सुन रहे हैं, ये पॉसिबल किस कौन सी चीज है, बुनियाद क्या है इस चीज को होने में? चार्ज, इलेक्ट्रॉन।
इसकी बुनियाद है और एवरीथिंग कैसे देखेंगे। ओके अच्छा, आप मुझे कोई ऐसी वजह बता सकते हैं आसपास, ऐसी फिनोमेना जो जिसका बुनियाद मास हो, मास की वजह से वो चीज आप देखते हो। यार बहुत ढीले चलना आप लोग। मास की वजह से कोई फिनोमेना बताइए। चार्ज की वजह से मैंने बताया क्रैकिंग साउंड होगी, बिजली का चमकना हो गया, ये पंखा चलना, बिजली, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द चार्जेस। आप कभी कभी अपने आप को रब करते हैं तो चिटक सी आवाज आती है, चार्ज होता है। बताइए मास की बुनियाद पे कोई फिनोमेना बेस्ड ऑन मास। कोई नहीं है, नहीं है यार। वेदांत अंश प्लीज पार्टिसिपेट। नो सर। नहीं कोई नहीं है। अच्छा ग्रेविटेशन का नाम सुना है? यस सर। ओके जी बिल्कुल, थोड़ा पार्टिसिपेट करिए ना, आपको लगे बिल पता नहीं तो ग्रेविटेशन का नाम सुना है? ग्रेविटेशन के बेस पे कोई प्रोसेस बता सकते हैं? भैया हम जो है जमीन पे चिपके हुए हैं, इसकी वजह क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन? अरे भाई ग्रेविटेशन, अट्रैक्शन 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 ग्रेविटेशन है। ये जो अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है ना, इसकी वजह क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ सेंट्रीपिटल, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है? ग्रेविटेशन। तो ठीक है, ये सारा जो हमारा हेवनली बॉडी सिस्टम है, इनकी बुनियाद क्या है? मास। क्योंकि ग्रेविटेशन की वजह से होती है। और ग्रेविटेशन फोर्स क्यों लगता है भाई? व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स? मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी है जो ग्रेविटेशन को पैदा करती है? बोलो ना भाई। मास। मास। ओके तो आप बोल सकते हैं मास एक हर मैटर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल इफेक्ट पैदा होते हैं। और ग्रेविटेशन इफेक्ट की वजह से हम जमीन पे चिपके हुए हैं, ये सारी चीजें रुकी हुई हैं, सन चारों अर्थ की चारों तरफ घूम रहा है, सॉरी अर्थ सन की चारों तरफ घूम रहा है, सारा मास की वजह से पॉसिबल है, बिकॉज ग्रेविटेशन मास की वजह से होता है। इसी तरह चार्ज किसी मैटर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको पता मिलते हैं। यानी यू कैन से प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर की वो प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से which give rise to what? Electrical and magnetic phenomena। देखो मैग्नेट सभी ने देखा है, इलेक्ट्रिसिटी सभी ने देखा है, लेकिन उसकी बुनियाद क्या है? चार्ज। तो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है हर मैटर के अंदर जिससे इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिक रिलेटेड प्रॉपर्टीज पैदा होती हैं। समझ में है क्या भाई? हाँ जी बोलो ना। ओके अब ये मैटर की सर सिग्नल चल गया आपका भाई सर। am I audible? यस सर। Oh, sorry यार, आज पता नहीं आज सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अचानक से पता नहीं क्यों लैपटॉप और कनेक्टिविटी इशू। अभी आवाज आ रही क्या प्रॉपर्ली? यस सर। ठीक है, तो चार्ज वो प्रॉपर्टी है, समझ में आ गया। तो देखो मैटर के अंदर दो बेसिक प्रॉपर्टीज है बेटा, एक क्या है? मास। मास की वजह से क्या मिलता है आपको? ग्रेविटेशन रिलेटेड प्रॉपर्टीज। और दूसरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है मैटर के अंदर? चार्ज। ये पूरी यही दो चीजें हैं ये मैटर के अंदर। एक प्रॉपर्टी आपको क्या देता है? ग्रेविटेशन। वो सारा प्रॉपर्टीज आप ग्रेविटेशन रिलेटेड पढ़ते हैं। और दूसरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी हर मैटर के अंदर है चार्ज, जो आपका इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है। अब आपने चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसकी यूनिट क्या होती है? बहुत आसानी से SI यूनिट क्या होती है? कूलम। कूलम, COULOM, कूलम। बहुत आसानी से इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या होती है? कूलम। जैसे कि मास का SI यूनिट होता है किलोग्राम, लेंथ का SI यूनिट मीटर, उसी तरह SI यूनिट क्या हो गई? कूलम हो गई। और CGS यूनिट होता है ESU, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रो, ये लिखते चले आप लोग। देखिए अभी हमारे पास टाइम है तो आपके प्रॉपर नोट्स भी बनने चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। और आप एक चीज याद रखिएगा, 1 कूलम के अंदर 3 × 10⁹ ESU होता है। बस ये याद रखिए, डेटा बेस है, कोई बहुत खास चीज नहीं है। SI यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। ठीक है, अब चलिए चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम, और चार्ज से रिलेटेड फिनोमेना देखिए। ओके, कितने टाइप के चार्ज होते हैं बेटा? नोट किया क्या इस चीज को? सर 2 टाइप्स। 2 टाइप। बहुत बचपन, ये तो आपने 8th क्लास में ही पढ़ लिया होगा। टाइप्स कितने होते हैं भाई? 2 टाइप। कौन कौन से भाई? एक प्लस टाइप का, दूसरा माइनस टाइप का। बस एक नाम याद रखिएगा, NCERT में दिया हुआ है रटने के लिए,
कि प्लस और माइनस जो नाम दिया गया था वो साइंटिस्ट का नाम था फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने प्लस माइनस का नाम दिया था। टू टाइप्स ऑफ चार्ज देयर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज जैसे प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव टाइप का चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव टाइप का चार्ज होता है। सिंपल, बस इससे ज्यादा आपको टाइप के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। ठीक, अच्छा अब आपसे पूछूं कि चार्ज क्या स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? आप बोलेंगे सर चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। आपने बोला 20 कूलम चार्ज, 90 कूलम चार्ज। जब स्केलर है तो सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसके हाँ ओनली मैग्नीट्यूड है तो आप सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपली चार्जेस को ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन फोर्स जैसे वेक्टर क्वांटिटी होता है तो आप उसको सिंपल ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करते और वेक्टर लॉ लगाते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा। तो ये दो प्रॉपर्टी हुई चार्ज की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो प्लस स्केलर होता है, दूसरा क्या हो गया, जो तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्व। चार्ज जैसे मास कंजर्व होता है वैसे क्या होता है, कंजर्व होता है। आई होप मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि चार्ज कंजर्व होने का क्या मतलब है, कोई है ना, कि चार्ज कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम का क्या होगा, सेम होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक ब्लॉक था, उसमें टोटल 20 कूलम चार्ज थे, इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया मैंने, एक पे अगर आ गया -5 कूलम तो दूसरे पे कितना आया होगा, एक पे अगर -5 आ गया कितना आया होगा? नहीं देखो पहले था +20 कूलम चार्ज, आपने उसको दो चार्जेस में ब्रेक कर दिया सर 25 +25, बिल्कुल +25 कूलम चार्ज होगा क्योंकि टोटल चार्ज कंजर्व होगा। तो बिफोर वाला चार्ज आफ्टर वाले चार्ज के बराबर होना चाहिए। एक बहुत ही बेसिक चीज जो आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो 25 कूलम चार्ज होगा, ठीक है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि चार्ज इनवेरिएंट होता है। क्या चीज है इनवेरिएंट? इनवेरिएंट का मतलब आप समझते हैं? कितने लोग इनवेरिएंट का मतलब समझते हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनवेरिएंट का मतलब। अच्छा कभी आपने ये सुना, आइंस्टीन का नाम सुना है? ये आपने सुना है कि अगर हम स्पीड बढ़ाएं तो मास हमारा चेंज होने लगेगा और लेंथ चेंज होने लगेगा। स्पीड ऑफ लाइट का नाम सुना है? यस सर। एम आई ओके। तो ये सारी बात है कि अगर आप ना, अगर किसी एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक, m = m0 अपॉन √1 माइनस। ध्यान से देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। v क्या है, c क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट हो गया, और v क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। इसको हम बोलते हैं क्या, रिलेटिविस्टिक अप्रोच। आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नाम सुना है क्या? सुना है कि नहीं? अभी कैसे मूवी भी आती रहती है ना, कि अगर किसी स्पीड, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज्यादा कर दें, किसी स्पीड के ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा कर दे तो उसका मास क्या होगा, बढ़ने लगेगा। इट मींस यानी कि बात देखिए, आप जानते हैं ना मास कांस्टेंट होता है लेकिन मास भी चेंज हो सकता है बेटा। अगर स्पीड को हम क्या कर दे, बहुत ज्यादा कर दे इन स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले। अभी देखिए स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमारा ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से चलता है, हार्डली 200 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं v/c निकालूं यानी 200 अपॉन 3 × 10⁸, तो ये वैल्यू बहुत छोटी आएगी क्या? बोलो ना, ये वैल्यू बहुत छोटी आएगी? यस सर। ये वैल्यू लगभग 0 आ जाएगी क्या? तो लगभग 0 आएगा। तो ऐसे केस में अगर v/c मेरा बहुत छोटा है तो क्या मैं ये वाला टर्म भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा? बोलो ना। तो मेरा जो मास होगा वो m0 के बराबर हो जाएगा, यानी मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस m0 को हम बोलते हैं क्या बेटा, रेस्ट मास। लेकिन अगर हम ये मान ले कि स्पीड बहुत ज्यादा हो गई, फॉर एग्जांपल स्पीड हो गई 10⁷ मीटर पर सेकंड, तो v/c जो होगा वो क्या होगा, 10⁷ अपॉन 10⁸। तो इसकी वैल्यू 0 होगी क्या? ये तो बिग नंबर आएगा, ये क्या होगा, इट विल बिग वैल्यू। और जब ये बिग वैल्यू हो गया तो इस वाले इक्वेशन में जो मैंने लिखा है m = m0 अपॉन √v² - c², क्या ये 0 होगा कि नॉट 0 होगा? नॉन जीरो। अच्छा नॉट 0 होगा। इसका नॉट 0 होने का मतलब
कि यानी कि अब मास की वैल्यू चेंज होना शुरू कर जाएगी। यस सर। इसी को बोलते हैं रिलेटिविटी। इट मींस मास इज वेरिएबल विथ स्पीड। क्या लिखेंगे आप लोग? मास इज वेरिएबल विथ स्पीड। जैसे जैसे आप जो है मास को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे आप मास को बेटा वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे, आपका मास क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। समझ में आ रही बात क्या? लेकिन ये चीज कब होगी? जब आप लो स्पीड पे चलेंगे, हाई स्पीड पे। सर हाई स्पीड। ओके, तो यू कैन राइट दैट एट हायर स्पीड, और वो स्पीड कितना होना चाहिए? स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज होना चाहिए। एट हायर स्पीड, प्लीज नोट डाउन, एट स्पीड close to light, mass increases with speed increase। बहुत ध्यान से लिखेगा। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, अच्छा ये बताइए, जो हमारे आसपास ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्या इनका मास स्पीड, जैसे मैं खड़ा हूं और मैं चलने लगा, तो मेरे मास में कोई फर्क आना चाहिए क्या? थ्योरेटिकली बोलिए, मेरे मास में कोई फर्क आना चाहिए? नहीं आना। क्यों नहीं आना चाहिए बेटा? क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं कि अगर मैं अभी रेस्ट पे हूं, मेरी वेलोसिटी 0 है, ओके, और मैं चलने लगा, मेरी स्पीड बढ़ने लगी 5 मीटर, 10 मीटर, फिर 50 मीटर, तो क्या मेरा मास पे, जैसे मिसाल के तौर पर मैं 70 kg हूं फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा मास उतना ही रहेगा या कुछ बढ़ेगा, घटेगा, चेंज होगा? सर उतना ही रहेगा। उतना ही रहेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं एक रॉकेट में बैठ जाऊं और वो रॉकेट जो है एकदम बहुत फास्ट स्पीड से चलने लगा, मान लीजिए लाइट की स्पीड के कंपेयर में चलने लगा 10 पावर 7, तो उस केस में क्या बोलेंगे मेरे मास के बारे में? सेम रहेगा या बदलेगा? सब बदल जाएगा। बदलेगा। क्या होगा? स्पीड बढ़ाने से मास क्या होगा? इंक्रीज होगा। इस फॉर्मूले से जो आइंस्टीन ने दिया था। लेकिन अब मैंने जो इनवेरिएंट लिखा है ना बेटा, इस इनवेरिएंट का मतलब होता है कि चार्ज जो होता है, यानी मैटर की कितनी प्रॉपर्टीज मैंने बताई आपको? 2 बता सकते? कौन कौन सी? कौन सी 2 प्रॉपर्टीज बताई मैटर की? एक तो चार्ज और दूसरा सर ग्रेविटेशन फोर्स। मतलब मैटर, ग्रेविटेशन तो मास का इफेक्ट है। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बोल रहा हूं। मैटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बताई? मैंने 2 ही प्रॉपर्टी बताई है, एक चार्ज, दूसरा मास। तो मास जो है वेरिएंट है कि इनवेरिएंट है? वेरिएंट है। मास जो है वेरी करेगा स्पीड के साथ। अगर आप बहुत फास्ट स्पीड से चलने लगे, क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, अब आप पूछ सकते हैं सर ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूले का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ये रिलेटिविटी है, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। लेकिन चार्ज जो है does not change with velocity, with speed। yes, आप कितनी भी स्पीड अचीव कर लें, चार्ज आपका मैटर का सेम रहेगा। does not change with speed। ये मतलब है इनवेरिएंट का। ये मतलब है किसका मतलब है? इनवेरिएंट का, कि चार्ज कंजर्व भी होगा प्लस इनवेरिएंट भी होगा। लेकिन मास क्या है? इनवेरिएंट नहीं है, वेरिएंट है। मास क्या है? वेरिएंट। ये बात, चौथा पॉइंट समझ में आया क्या आपको? सभी ने लिख लिया इस बात को? यस सर। पूरी बात? ओके ठीक है, ओके। तो चलिए मैं अब आपको एग्जांपल देता हूं। अच्छा, इसी तरह लेंथ भी जो होता है ना, किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ जो होता है, लेंथ, इसको बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया था आई थिंक किसी में एम्स के एग्जाम में या किसी लेवल में। लेंथ का जो फॉर्मूला होता है बेटा, L = L0 √1 - v²/c²। तो अब ये बताइए इसमें क्या होगा अगर हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे क्लोज टू सी। पहली बात तो मेरी स्पीड होनी चाहिए बहुत ज्यादा, क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट सी। तो अगर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो क्या लग रहा है, लेंथ की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? अगर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो v²/c² क्या होगा? ये भी बढ़ेगा। तो 1 - v²/c², ये पूरा टर्म क्या होगा? घटने लगेगा। बोलो, घटने लगेगा कि नहीं भाई? v बढ़ा तो v²/c² बढ़ा, तो 1 - v²/c² भी क्या होगा? 1 में से कुछ घटा रहे हो ना, तो घटने लगेगा। तो व्हाट अबाउट लेंथ? लेंथ भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। यस सर। ओके, इसको बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। कि आप अगर देखेंगे कि ये आइंस्टीन की थ्योरी थी, अभी ये चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम यूज करेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को बहुत फास्ट स्पीड से चलना है तो वो छोटा होने लगेगा, उसका साइज आपको छोटा दिखने लगेगा। इट विल बिकम शॉर्ट इन साइज। इट विल बिकम शॉर्ट इन साइज।
ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो एम से पूछा गया है। आप जेई के हैं लेकिन यहीं पे क्वेश्चन करवाता हूँ। आई थिंक मुझे ईयर नहीं याद आ रहा है कि देखिए आप मास डेंसिटी का मतलब जानते हैं? लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या है? लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास अपॉन लेंथ। और चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलूंगा तो क्या मतलब समझेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे तो क्या समझेंगे? चार्ज अपॉन लेंथ। बोलो ना भाई थोड़ा। चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज अपॉन, जैसे एक रॉड ले लिया, इसका कुछ लेंथ दिया है और इसके ऊपर आपने फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज डाल दिया 20 कूलम का। किसी तरह से आप, अभी मैं बताऊंगा कि चार्ज करते कैसे किसी ऑब्जेक्ट पे। तो अब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर मैं कह रहा है, क्वेश्चन था इन रिलेटिविस्टिक अप्रोच। जब रिलेटिविस्टिक अप्रोच बोलेगा इसका मतलब बहुत हाई स्पीड है। रिलेटिविस्टिक अप्रोच इफ स्पीड इंक्रीजेस तो लीनियर चार्ज डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? अगर मैं बोलूं, कह रहा था क्वेश्चन था कि अगर इन रिलेटिविस्टिक अप्रोच अगर मैं स्पीड को इंक्रीज करूं तो व्हाट विल हैपन विद द लीनियर चार्ज डेंसिटी? इंक्रीजेस और डिक्रीजेस और रिमेन सेम? जरा सोच के बताइए। लीनियर चार्ज डेंसिटी के ऊपर ये दो चीजें आपको दिख रही हैं। व्हाट विल हैपन? रिलेटिविस्टिक अप्रोच का मतलब है कि आपने स्पीड को बहुत ज्यादा कर रखा है, क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट कर रखा है। क्या होगा? एक रॉड था, उसके ऊपर चार्ज दिया तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा बेटा? डिक्रीज। स्पीड बढ़ाने पे क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या चीज डिक्रीज होगी? नहीं, आपसे पूछा है कि स्पीड, लीनियर चार्ज डेंसिटी के ऊपर क्या होगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा? इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? सर इंक्रीज। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि चार्ज तो फिक्स रहेगा, क्योंकि आपका चार्ज इनवेरिएंट होता है, लेकिन लेंथ क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, छोटा होगा। तो जब लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? डिक्रीज, और न्यूमरेटर क्या है? कांस्टेंट। तो आपका जो चार्ज को मैं क्यू लिखता हूँ, चार्ज को हम लिखते हैं क्यू से और लेंथ को लिखते हैं एल से। तो क्यू लेंथ आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन विद द चार्ज डेंसिटी? इंक्रीजेस। चार्ज डेंसिटी क्या होगा बेटा? इंक्रीजेस। बिल्कुल सही। ये एक पार्ट हो गया जो चार्ज की प्रॉपर्टी। तो चार्ज की और दूसरी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी कि इट इज इनवेरिएंट। तो चलिए मैं आप दूसरी प्रॉपर्टी आपको बताता हूं जो कि है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है? अच्छा ये बताएं, आपने कभी बचपन में ये वाला खेल किया क्या कि स्कूल में एक स्केल लेते थे प्लास्टिक का, फिर बाल को उसको रगड़ते थे, अभी छोटे छोटे पेजेस रख के उसको उठाते थे और मजा लेते थे? किया है क्या? यस सर। ओके, तो उसमें है ना सभी करते थे और फिर घर पे जो नहीं आता उसको बेवकूफ बनाते, देखो मैंने जादू कर दिया। उसका लॉजिक क्या होता है? कोई बता सकता है? व्हाट इज द लॉजिक? वो लॉजिक आज पढ़ते हैं। दैट इज ड्यू टू रीजन ऑफ चार्ज। चार्ज की वजह से होता है। ठीक है, आज मैं उसको पढ़ेंगे कि कैसे ये पॉसिबल होता है। स्टैटिक करंट, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक उसका रीजन होता है। देखिए तो अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? लाइट चार्जेस अट्रैक्ट और अनलाइट चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ओके, लाइट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइट चार्जेस क्या करते हैं? तो आपको पता होगा। इसको लिखना है कि क्या होता है? लाइट चार्जेस रिपेल, यानी प्लस प्लस को रिपेल करता है और माइनस माइनस क्या करता है? माइनस प्लस अट्रैक्ट करता है। अनलाइट चार्जेस अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब सातवीं आपकी प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्वांटाइजेशन का मतलब समझते हैं आप लोग? कौन कौन, कोई बता सकता है एनी वर्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या मतलब होगा? कोई स्टूडेंट क्वांटाइजेशन का नाम सुना है कभी? एनी टाइम? सर क्वांटम से नहीं। क्वांटम, देखिए मैं आपको बताऊं। फॉर एग्जांपल आपको, आपके घर में सीढ़ियां होंगी, सीढ़ी। अब मान लेते हैं कि एक सीढ़ी 10 सेंटीमीटर की है, तो आप जो है ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पे 10-10 सेंटीमीटर की सीढ़ी पे चढ़ते हैं। ओके, और कभी कभी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप देखते हैं कि रैंप बना होता है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि अगर आप इस सीढ़ी से चल रहे हैं तो 10 सेंटीमीटर के बाद आपकी अगली हाइट क्या होगी? 10 के बाद सीधा क्या होगा? 20। बोल दीजिए ना, 20। और 20 के बाद हाइट क्या होगी?
30, 30 के Yes, बाद sir. क्या होगा 40, 40 के बाद क्या होगा 50। अगर मैं पूछूं कि इस सीढ़ी से मुझे जाना है और मैं 35 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे खड़ा हूं, क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? No. नो, क्योंकि या तो आप 30 पे होंगे या आप 40 पे होंगे। आप 35 पे नहीं, 35 पे आप नहीं हो सकते। लेकिन अगर मैं इस रैंप पे पूछूं और रैंप से पूछूं तो क्या रैंप पे मैं 35 पे खड़ा हो सकता हूँ क्या? Sir. Yes. ओके Yes, sir. अच्छा, अब अगर मैं पूछूं कि सीढ़ी से जब मैं चढ़ रहा था तो मैं 40.1 मीटर पे खड़ा हूं, 40.1 सेंटीमीटर पे, 40.1 सेंटीमीटर, क्या ये पॉसिबल है? ये भी Yes. पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 40 के बाद सीधा 50 आएगा। लेकिन अगर मैं इस रैंप पे पूछूं, इस पे 41.1 पॉसिबल है। Yes, sir. Yes. ओके इसी चीज को बोलते हैं क्वांटाइजेशन बेटा, कि जब कोई चीज स्टेप्स में होती है, स्टेप बाय, उसी चीज को क्या बोला जाता है? क्वांटाइजेशन। और इसका उल्टा जो चीज कहलाता है उसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। इट मींस चार्जेस को हम कंटिन्यूअस वे में ट्रांसफर नहीं कर सकते, चार्जेस को हम हमेशा स्टेप वाइज, या एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब हुआ कि चार्जेस आर नॉट कंटिन्यूअस but have only certain, but can have, but increase or decrease इन स्टेप्स। स्टेप्स इसी को क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। अब जैसे मुझे बताया कि ये सबसे छोटा चार्ज क्या होता है? स्मॉलेस्ट चार्ज। व्हाट इज स्मॉलेस्ट चार्ज? स्मॉलेस्ट चार्ज जो पॉसिबल है, व्हाट इज दैट? इलेक्ट्रॉन। बोलिए प्लीज, व्हाट इज द Yes. स्मॉलेस्ट चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन? अच्छा, एटम का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो एटम स्ट्रक्चर में बीच में न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो कौन सी चीज निकलती है? इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स? रबिंग पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन्स जो है डीप इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं और प्रोटॉन्स ट्रांसफर नहीं। तो स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा कि फास्टिंग का मंथ चल रहा है, तो आई एम फास्टिंग में फास्ट ब्रेक करके टाइम हो गया 6:43 पे। मैं आपको 5 मिनट बाद मिलता हूँ, तो 5-7 मिनट का ब्रेक ले सकता हूँ मैं? ओके Yes, sir. तो 5 मिनट 7 मिनट बाद मैं आपको मिलता हूँ। ओके ठीक है। सर 5 की जगह 10 ले लेना। नीरज भाई माइक आपका कैमरा ऑन है। Sorry, bro.
हाँ जी लगू दी
Okay, hello students. Hello, welcome back. Yes, sir. Yes, sir. Okay, ठीक, Yes, सभी sir. लोग वापस आ जाएं. Okay, thanks for this patience. ठीक है, तो क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि चार्जेस क्वांटाइजेशन होता है. क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो स्टेप्स में इंक्रीज या डिक्रीज करे, जिसको हम क्वांटाइज्ड या डिस्क्रीट या स्टेप वाइज बोलते हैं. तो चार्जेस हमेशा क्या होते हैं? स्टेप्स में इंक्रीज करेंगे. ठीक है, अब देखते हैं वो स्टेप है क्या. स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन. एटम का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, एक मिनट सर, आईडी में क्या, ईद में क्या खिलाओ भाई? आप आ जाओ, जो वो खिला दे. तो मैं यहाँ से आपको ऑनलाइन भेज दे. ओके, चॉकलेट भेज दे क्या ऑनलाइन? ठीक है, तो Yes, sir. ओके बिल्कुल भेज देंगे, भेज देना, पेटीएम कर देंगे, खा लेना. बाकी मैं तो आ नहीं सकता, आप आ जाओ यहाँ. मेरा तो प्लान है आपके आने का, जब आप लोग बुला लो. आ जाओ चलिए, सर. अच्छा ठीक है, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे. ठीक है, देखिए तो क्या कह रहा था मैं, स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होगा? इलेक्ट्रॉन. अगर एटम के स्ट्रक्चर देखें तो उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन बीच में होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर टाइटली बाउंडेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं. अगर हम किसी एटम पे फोर्स लगाए, रब करें, तो कौन सी चीजें ट्रांसफर होंगी एक बॉडी से दूसरे बॉडी? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन? जल्दी बताएं. So electrons. इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर डीपली बाउंडेड इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दे डू नॉट मूव अंडर द एक्शन ऑफ एनी फोर्स. तो स्मॉलेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी. ट्रांसफर बिटवीन बॉडीज, ट्रांसफर बिटवीन बॉडी. अच्छा, अगर हम मान लेते हैं जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, तो कैसा चार्ज लेगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा. इट मींस नेगेटिव चार्ज होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गेन किया गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. और अगर इलेक्ट्रॉन को उसने लूज किया तो Sir, कैसा चार्ज positive. आएगा भाई? पॉजिटिव. यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पे बोल दो +20 कूलम चार्ज, तो आप क्या समझेंगे? उसमें चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या है? गेन किए गए हैं या रिमूव किए गए हैं? Sir, remove किए गए हैं. तो ये बहुत छोटी चीज है कि पॉजिटिव चार्ज में गेन ऑफ, सॉरी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम, और नेगेटिव चार्ज मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द एटम. एक सिंपल सी बात है. ओके, तो मैं अब जरा क्वांटाइजेशन को समझाता हूं आपको. कि फॉर एग्जांपल एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है. न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया? चार्ज कैसे होंगे उस Sir, पे? not sir, positive और दोनों. हाँ, यानी कि जीरो चार्ज होगा. चार्ज क्या होगा? जीरो. जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा? माइनस होगा. इट मींस पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव. तो कहना है इससे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो प्रोटॉन्स के बराबर होंगे. देखिए ये शॉर्टकट है लिखने का, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बराबर होंगे. इट मींस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू प्रोटॉन्स. अगर मैं इस पे चार्ज देना चाहूं तो क्या कर सकता हूं? इफ आई वांट टू चार्ज दिस बॉडी, व्हाट शुड आई डू? या तो मैं इस पे अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालूं, या तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करूं. इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू होगा. इलेक्ट्रॉन ऐड करना शुरू करूंगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्जेस. तो या तो अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो कितना चार्ज आएगा इसके ऊपर? व्हाट इज द चार्ज ऊपर? नहीं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? Sir, -1. अरे नहीं भाई, 1.6. हाँ, वेरी गुड. 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. और प्रोटॉन का चार्ज भी इतना ही होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ये तो 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? सेम और इक्वल अपोजिट होता है. 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इसके ऊपर कितना? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज आएगा. उसके बाद आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो कितना चार्ज आएगा? जल्दी बताना. 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 इंटू 1.6. Yes, sir. ओके, तो 3.2 हो गया. बहुत छोटी चीज है. अच्छा ये बताओ, अगर 3, अच्छा तो क्या 1.6 और 3.2 के बीच में कोई चार्ज पॉसिबल है? No, sir. सीधा 1.6 से उठ के कहां पे गया? 3.2 पे. बीच में कुछ चार्ज पॉसिबल है क्या? No, sir. नहीं. अच्छा, अगर आप इसके बाद ऐड करोगे तो तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, इट विल बिकम -3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19. हाउ मच? 4.8. 4.8. अच्छा, तो 3.2 से लेके 4.2 के 8 के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज पॉसिबल हुआ? No, sir. नहीं. इसका मतलब इसी को बोलते हैं स्टेप वाइज चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. कि चार्जेस हमेशा ऐड जब या रिमूव होंगे
तो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होंगे, एक इलेक्ट्रॉन के बाद सीधा दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन के बाद तीन इलेक्ट्रॉन। जैसे आप ये समझ लीजिए कि पत्थर है, 1-1 किलोग्राम का पत्थर है ना, बहुत सारे पत्थर रखे हुए, आपने पत्थर उठाना शुरू किया, तो आप पहला पत्थर उठाएंगे तो आपके पास 1 किलोग्राम होगा, तो दूसरा पत्थर आप उठाएंगे तो सीधा 2 किलोग्राम होगा। उसके बीच में मास, उसके बीच में कुछ हो सकता है क्या, एक और दो के बीच में? नो नहीं सर। हो सकता। 2 के बाद सीधा sir. 3 होगा, 3 होगा, 400 हो सकता है, 500 हो सकता है, लेकिन कोई बोले कि 550 नहीं हो सकता, 50.6 नहीं हो सकता। इसी चीज को क्या बोलते हैं, इसको क्वांटाइजेशन बेसिकली। तो चार्ज भी क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। अगर कोई पूछे तो क्या होता है तो आप खुद जानते हैं, बिकॉज चार्जेस आर ऑलवेज इंक्रीज और डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टेप्स में इंक्रीज होते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। यस सर। ठीक है, तो ये मतलब होता है कि चार्जेस ऑलवेज, चार्ज तो आप लिख सकते हैं, तो चार्ज की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है या कुछ स्पेशल वैल्यूज पॉसिबल है? सर स्पेशल वैल्यूज, ओके। तो चार्जेस इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टेप ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टेप ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब स्टेप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो हम चार्ज को लिखते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ई का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज ई? ई मतलब यही हुआ 1.6 × 10⁻19। ई का मतलब वो इलेक्ट्रॉन, और एन क्या है? हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऐड या रिमूव हुए। अगर ऐड होंगे तो माइनस चार्ज और रिमूव होंगे तो प्लस चार्ज। सो दिस इज द इक्वेशन व्हिच इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो मैंने पढ़ा चार्जेस के बारे में, ऐड और रिमूव में। तो चले कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ देखा जाए। यस सर। यस सर। तो देखिए, आई होप आप सर ने क्या है मतलब समझा नहीं, वेदांत आपके स्कूल में हुआ होगा। मैं ओके, तो ये जाहिर सी बात है, बेसिक चीजें हर ही जगह होंगी, आपके स्कूल में भी तो पढ़ाई होती है। ओके, तो चलिए मैं आपको जैसे एग्जांपल दे दे, एक बहुत ही सर क्या है, Q इज इक्वल टू एनी, Q क्या हो गया, चार्ज। व्हेन आई एम सेइंग Q मतलब चार्ज, जो चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगा, प्लस माइनस साइन बता रहा है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो नेगेटिव चार्ज, रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऐड किए गए या रिमूव किए गए। ई क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके ठीक है, चलिए आपने कार्बोनेट आयन का नाम सुना है? यस सर। ओके, कार्बोनेट। तो मुझे बताइए कि एक कार्बोनेट आयन पे कितना चार्ज होगा, एक कार्बोनेट आयन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने प्रोटॉन्स होंगे और कितना चार्ज होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए कार्बोनेट आयन पे, कितना प्रोटॉन होगा ये बताइए, और कितना इसके ऊपर चार्ज होगा वो बताइए जल्दी से। अब आपको बताया कि कार्बन एक एटॉमिक नंबर याद है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर 8। 8। तो कितना ऑक्सीजन है, 3, तो 8 × 3 24 इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, प्रोटॉन कितना होगा कार्बन में, 6 एटॉमिक नंबर होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, 6 प्रोटॉन भी होंगे। और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो 8 प्रोटॉन भी होता है। ओके, तो अभी आप देखिए कि 24 इलेक्ट्रॉन हुए। ओके ठीक है, मैं कह रहा हूं कार्बोनेट आयन पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे और कितना इस पे टोटल चार्ज होगा। तो कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन, तो कार्बन पे कितना एटॉमिक नंबर होता है, 6 में 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। ऑक्सीजन पे कितना एटॉमिक नंबर होता है, 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन। कितना ऑक्सीजन है कार्बोनेट आयन में, 3, तो 3 दोनों पे हो गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 24 इलेक्ट्रॉन और 24 प्रोटॉन। तो कार्बोनेट आयन पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टोटल प्रोटॉन बताइए पहले, टोटल प्रोटॉन
तो अगर आप देखेंगे तो टोटल प्रोटॉन कितना हो रहा है भाई, 24 ऑक्सीजन में और 6 कार्बन में 30 प्रोटॉन हो गए क्या? 30 protons. ओके, इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, 24 ऑक्सीजन से आया इलेक्ट्रॉन और 6 कार्बन से आया, 30 electrons. लेकिन अगर 30 इलेक्ट्रॉन और 30 प्रोटॉन होंगे तो ये न्यूट्रल होगा, लेकिन और कार्बोनेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। इस 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है बेटा? सर गेन किए 2 इलेक्ट्रॉन। ये बिल्कुल सही, इसका मतलब इसने किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, तो गेन का मतलब नेगेटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रॉन टोटल कितना हो जाएगा, 30 तो पहले से था, 32, तो 2 गेन किया, और प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर बंधा हुआ है। ओके, चार्ज कैसा होगा, चार्ज कितना होगा? तो पहले तो -2 इंटू ई भी तो करोगे भाई, 2 तो इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी तो मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मैं बोलूं कि एक पत्थर का मास 10 किलोग्राम, 2 पत्थर है, कितना मास होगा, 10 किलोग्राम होगा ना, तो चार्ज कितना होगा, -1.2 इंटू 10 पावर माइनस। दिस मच ऑफ चार्जेस ऑन अ सिंगल कार्बोनेट आयन, एक कार्बोनेट आयन पे इतना चार्ज होता है। ठीक है, आई बात समझ में? Yes, sir. ओके, चलिए मैं दूसरा एलिमेंट दे रहा हूं, सल्फेट, सल्फेट आयन। SO4 2- पे कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना चार्ज? सल्फेट आयन पे कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना चार्ज? सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, याद होना चाहिए, 16, वेरी गुड। और ऑक्सीजन का 8 होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जल्दी बताएं, सल्फेट का इलेक्ट्रॉन कितना आया, प्रोटॉन कितना आया और चार्ज कितना आया? — 48। ओके ठीक है, तो चलिए मैं अगले स्लाइड पे इसको दिखाता हूं आपको। देखिए अभी बेटा ना आप देखेंगे कि हमने शुरुआत इतनी छोटी चीज से की है, नंबर कैलकुलेट करवा रहा हूं आपको, लेकिन आप 20 दिन बाद देखेंगे हम आपको जेई का क्वेश्चन करा के छोड़ेंगे, लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आप अपना एफर्ट लगाते रहेंगे। ठीक है, तो सल्फेट में सल्फर से आएगा प्लस 4 ऑक्सीजन से आएगा। तो मुझे आंसर, यार बहुत दुखद की बात है कि बस 3 लड़कों ने आंसर दिया है आउट ऑफ 22। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो ना भाई, सल्फर पे कितना इलेक्ट्रॉन, 8, ऑक्सीजन में कितना होता है, 8, 4 है ऑक्सीजन तो 8 हो गए, इट मींस 32 इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन सल्फर में, सॉरी 8 बोल रहा हूँ, सॉरी 16 होगा ना, 16 होता है एटॉमिक नंबर, 16 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन में कितना, 4 इंटू 8 32, 32। इसको जोड़ा कितना आ गया, हाउ मच, 48। इसको जोड़ा कितना हो गया, 48। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 48 में से 2 जोड़ोगे 50। प्रोटॉन कितना होगा भाई, 48। और चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू माइनस एन, माइनस क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रखा है। इलेक्ट्रॉन गेन किया तो Q की वैल्यू हो गई 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, जिसको मैं लिख सकता हूँ -3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, 50 40, ये इतना ज्यादा कैसे आ गया, 78 76 कैसे हो जाएगा बेटा दीपल, सिंपल टू यही तो होगा, 3.2 1.68 होता है, 2 गेन किया इतना। ठीक है, अच्छा एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ, मैं उसको आपको करवाता हूँ। अच्छा यू नो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक मोल में कितना पार्टिकल होता है, सर 6.23 10⁻²⁵। 6.023, अच्छा सॉरी 6.02 या 03 जो भी बोलना चाहे, 023 एवोगैड्रो 10⁻²⁵। नंबर वहां, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, 6.02 इंटू 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो भी होगा। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कार्बोनेट
एक मिनट कैलकुलेट करने दीजिए, कार्बन का मास कितना है सल्फर का। ओके, ठीक है। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि 98 ग्राम सल्फेट में कितना चार्ज होगा। आपने 98 ग्राम सल्फेट आयन लिया, SO4 माइनस 98 ग्राम, उसमें कितना चार्ज रहेगा टोटल 98 ग्राम सल्फेट में? हाउ मच टोटल चार्ज इन 98 ग्राम सल्फेट आयन? तो पहले आप ये निकालिए कि 98 ग्राम में कितने सल्फेट मॉलिक्यूल्स होंगे। उसके लिए आपको पता करना होगा कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूं, तो सबसे पहले आप ये पता करिए कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे सल्फेट के। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बेटा केमिस्ट्री में? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास कितना है? M अपॉन कैपिटल M। गिवन मास कितना? 98। और सल्फेट आयन का मोलर मास कितना होगा जोड़ के बताना। तो सल्फेट का, सल्फर का 32, ओके, और ये कितना हो रहा है? सॉरी 96 लिख दीजिए इसको, बिकॉज 98 तो गड़बड़ जाएगा। 96 करिए, 96 ग्राम, क्योंकि मुझे एक मोल लाना ना, एक मोल 96। तो गिवन मास जो होगा वो 96 हो गया, और मोलर मास भी कितना 96, तो कितना आ गया 1 मोल, यानी 1 मोल ऑफ SO4 माइनस होगा। 1 मोल कहने का मतलब कितने मॉलिक्यूल्स होंगे सल्फेट के? एवोगाड्रो नंबर ऑफ SO4 माइनस। और एक सल्फेट आयन पे कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है? 2। तो एवोगाड्रो नंबर पे कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा? मल्टीप्लाई कर दो। चार्ज कितना एक्स्ट्रा होगा? तो एक सल्फेट का ऊपर का निकाल लगा तुमने, तो टोटल चार्ज कितना आएगा? टोटल चार्ज कितना होगा? एक का पता है तो आपको, तो मल्टीप्लाई कर दिए 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 3.2 इंटू 10⁻−90। मल्टीप्लाई करके सर आंसर बताइए। ओके, तो माइनस में आएगा, ये बेसिकली नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। तो मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए कितना होगा। तो पावर हो जाएगा 23 में से 19 का 4, और 6.02 को मल्टीप्लाई करिए 3.2 से, तो रफली 6 दुना 12 18 19.2 के करीब समथिंग आएगा। 19.2 इंटू 10⁴ कूलम। ठीक है, दिस इज द टोटल चार्ज। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे टोटल चार्ज वगैरह निकालते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये रहा, मैंने आज आपको चार्ज की पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ाई। तो जल्दी मैं आपको न्यूमेरिकल कराने से पहले एक बार समराइज कर दे कि क्या क्या हमने देखा आज। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लिया आपने सभी ने? इसको नोट कर लिया? ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चार्ज की बुनियाद पे 5 यूनिट्स हैं। फिर चार्ज के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा कि चार्ज जो है वो रेस्ट पे रहेगा पूरे टाइम, मूव नहीं करेगा। जब मूव करेगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। फिर हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी उसकी यूनिट से लेके। तो चार्ज जो है वो 2 टाइप के होते हैं, स्केलर होता है, कंजर्व होता है, इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट का मतलब स्पीड वगैरह चेंज करने से चार्ज नहीं चेंज होगा, मास और लेंथ वगैरह चेंज हो जाते हैं। और क्वांटाइजेशन होता है। और फिर Q = +- NE जैसा है फॉर्मूला आपके सामने आया। चार्जेस हमेशा स्टेप्स में इंक्रीज होंगे, कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं होंगे, बिकॉज चार्जेस ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन के थ्रू। इलेक्ट्रॉन 1 ट्रांसफर होगा, 2 ट्रांसफर होगा, 3 ट्रांसफर होगा। यू कैन नॉट ट्रांसफर एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो बिफोर लिविंग जस्ट आई एम गिविंग टू गिव यू वन क्वेश्चन। आप जरा मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन आप मुझे बता दें। ये पहला वाला क्वेश्चन जल्दी से बता दिए, इसका आंसर बता दिए। Just tell me the answer of this small question, पहले वाले का।
5 into 10 power 20 कूलम. ओके, कह रहे 10% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया, तो जाहिर सी बात है रिमूव करने पे कैसा चार्ज आ रहा होगा, पॉजिटिव. जी सर. आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए आंसर फाइनल, इंटू इंटू मत बताइए, मल्टीप्लाई करके बताइए. हाउ मच इज द आंसर? एक स्फीयर है, इसके अंदर 5 into 10 power 21 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसका 10% में निकाल रहा हूं. ओके, अंजना हैज गिवन द आंसर, करेक्ट आंसर, वेरी गुड. 10% निकालने का मतलब क्या है भाई? 10% में इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर दूं. ओके, 10% का मतलब 0.1 से मल्टीप्लाई करना, तो दिस विल बिकम 5 into 10 power 20 इलेक्ट्रॉन्स जो है रिमूव हो रहे हैं. इतना आसान क्वेश्चन है मेरे भाई. 80 आ रहा है, वेरी गुड. तो अब एक इतना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, रिमूव का मतलब Q इज इक्वल टू प्लस आएगा. एन कितना हो गया? 5 into 10 power 20, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना लिया आपने? 1.6 into 10 power -90, तो 1.6 into 5 88 हो गया, इंटू पावर 10 power 20 और -90 10 power 1 प्लस 80 कूलम इज द आंसर. प्लस 80 कूलम इज द आंसर. ठीक है, तो मैं आपको ये जो कोई स्क्रीन पे आपको जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. कल मैं किसी से रैंडमली पूछ सकता हूँ, अब जल्दी नहीं है, मैं अब थोड़ी सी आपको प्रॉपर वे में मैं इस तरह जैसे अभी तक वैसा नहीं होगा. आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर करके मुझे दिखाएंगे. जल्दी से लो स्क्रीनशॉट. ये क्वेश्चन समझ गए? 10% का मतलब 5 into 10 power 20 इलेक्ट्रॉन को निकाला. चार्ज पूछ रहा है तो एन ही कर दिया, निकाला था तो प्लस था, तो 80 कूलम इज द आंसर. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट. हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है. इसका लीजिए क्वेश्चन जल्दी. ये सारे क्वेश्चन मुझे कल चाहिए और आपके नोट्स में होने चाहिए. इट शुड बी योर नोट्स. ओके, हो गया, ले लिया. यस और सर. ये क्वेश्चन इसका भी स्क्रीन लो. 8 क्वेश्चन हो गया आज के. कल हम आपको कुछ और क्वेश्चन देंगे. तो यू हैव टू सॉल्व दीज 8 क्वेश्चंस. और उसके अलावा पिछली स्लाइड. टाइम हो गया भाई दूसरे क्लास का, जल्दी करो. सर इससे पिछले. अरे भाई कितना पीछे जाओगे? हो गया सर. ठीक है, तो देखो ये 3 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है. अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ. तुम्हारे पास एनसीईआरटी बुक है ना? अभी तो तुमको बहुत सारी दूसरी किताबें पढ़वाएंगे. एनसीईआरटी बुक का जरा पीडीएफ खोलना, और मैं तुमको बता रहा हूँ क्या तुम्हें कल पढ़ के आना है. आप चैप्टर खोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ये बुक है ना? खरीदा है नहीं सभी ने? ले लिया होगा ना? बोलो ना. सर. ठीक है, नहीं है तो नेट पे अवेलेबल है. तो आप जो है ये शुरू का यहाँ तक पढ़ के आना. ये कंडक्टर इंसुलेटर ये जितना आप पढ़ सकते हो सेक्शन 1.4 तक कल पढ़ के आना. पढ़ा हुआ है तो फिर से पढ़ लेना. इस पर हम क्वेश्चन मैं पूछूंगा. ठीक है सर 1.3. हाँ, सेक्शन 1.4 तक आप पढ़ के आएंगे. सेक्शन 1.4 तक जो डाउट होगा वो भी पूछ लेना, वरना कल मैं इस पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ज्यादा टाइम हम इस पे नहीं लगाएंगे पढ़ने. ओके, प्लीज आप अपना नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करें. हम मिलते हैं अगली क्लास में. ओके, ऑल द बेस्ट. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. बाय बाय.